Hello everyone, myself Abul Wafa, Head of Department, Akbari Begum College of Education. इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीएड के एग्जामिनेशन को लेकर। अभी तक के तो यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि बीएड एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर होगा। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एग्जामिनेशन का पैटर्न एमसीक्यू होगा, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न छात्रों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। बच्चे अभी तक के एमसीक्यू पैटर्न पर पढ़ाई नहीं करते। इससे रिलेटेड कोई मैटर भी मार्केट में उपलब्ध नहीं। अचानक ये पता चला कि एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएड 4th सेमेस्टर का एकमात्र पेपर समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो इस पैटर्न का ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया कि बच्चों को कुछ उपयोगी कंटेंट मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए। इसी से रिलेटेड आज पहला टॉपिक पहले वीडियो के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का वैदिक कालीन शिक्षा। क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ, और अगर शिक्षा का प्रारंभ हुआ तो शिक्षा का उस समय का स्वरूप क्या था, कैसे शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो डेट क्या होगी जब शिक्षा स्टार्ट की गई। तो हम लोगों के सामने जो साक्ष्य उपलब्ध है, जो एविडेंस मौजूद है, वो ये माना जाता है कि आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व वैदिक शिक्षा का प्रस्फुटन होता है, मीन्स उदय होता है। अगर प्राचीन कालीन शिक्षा के विकास को हम लोग वैदिक काल से आरंभ मानते हैं, और जो ये शिक्षा थी वो शिक्षा किस पर आधारित था, उसका बेस क्या था, जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो शिक्षा था उसका बेस था हमारा वेदों के माध्यम से प्राचीन काल की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भारतीय शिक्षा प्रणाली का वर्गीकरण कैसे किया गया। इस वर्गीकरण के तहत स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा दो पार्टों में डिवाइड है। स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा 4 भागों में विभाजित है: वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और ब्रिटिशकालीन शिक्षा। ये 4 भागों में विभाजित है। देन हम लोग बाद में देखेंगे कि स्वतंत्रता बाद की शिक्षा, इस शिक्षा को 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पश्चात जब हमने अपने तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को डिज़ाइन किया, उससे रिलेटेड कमेटियाँ गठित की गई, रिकमेंडेशन हुए, तो वो क्या है वो हम लोग स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की। जब वैदिक कालीन शिक्षा की बात आती है तो कहा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा से अभिप्राय क्या है। तो वैदिक कालीन शिक्षा से अभिप्राय है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता है। अर्थात मीन्स विद्या, ज्ञान, बोध और विनय यही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है, इसको भी आज की तरीके से हम लोग दो प्रकार से करते हैं कि शिक्षा का विस्तृत स्वरूप क्या था और शिक्षा का संकुचित रूप। हम लोग फिलॉसफी जब पढ़ते हैं बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो भी हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर हम शिक्षा की नैरो मीनिंग और शिक्षा की ब्रॉड मीनिंग की बात करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर कि शिक्षा का विस्तृत, ब्रॉड या वाइडल मीनिंग क्या है। तो जब शिक्षा की विस्तृत
शिक्षा के विस्तृत अर्थ में डॉक्टर A.L. अंडेकर इन्होंने परिभाषित किया है और बताया है कि शिक्षा के विस्तृत अर्थ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के विस्तृत अर्थ का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना, व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। एक व्यक्ति को सभ्य और उन्नत हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो कहा गया है। मीन्स अगर इस दृष्टि से हम देखें तो प्राचीन कालीन शिक्षा का जो विस्तृत अर्थ निकल करके आता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा में हम लोग देखते थे कि मोक्ष प्राप्ति व्यक्ति के जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य होता था। तो यहाँ पर भी जब विस्तृत अर्थ को हम लोग डिफाइन करेंगे तो जब सभ्य और उन्नत बनाना, तो इसका मतलब था इस दृष्टि से अगर हम व्याख्यायित करें तो व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य उसे मोक्ष प्राप्त करके ले जाना ही शिक्षा का विस्तृत अर्थ था। शिक्षा का नैरो मीनिंग, सीमित अर्थ की जब हम बात करें, शिक्षा का सीमित अर्थ या संकुचित। संकुचित एक विस्तृत निश्चित दायरे में ही शिक्षा देना। संकुचित अर्थ को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था जब प्रारंभ होती थी तो बच्चे को विद्यारंभ संस्कार से स्टार्ट होकर के समावर्तन संस्कार तक के जाता था। इस एंगल से अगर देखें तो हम लोग संकुचित अर्थ में क्या कहेंगे कि बच्चे का प्रवेश गुरु के समक्ष बच्चे को उपस्थित करवाया जाता था और शिक्षा समाप्ति के पश्चात वो घर वापस आ जाते थे। मीन्स गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व जो शिक्षा बच्चे को प्रदान की जाती थी उसे हम लोग संकुचित अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं। अब हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ वैदिक एजुकेशन का ज्ञान व अनुभूति पर बल। ज्ञान व अनुभूति पर बल। स्ट्रेस ऑन नॉलेज एंड रियलाइजेशन। यहाँ पर हम लोग जब इसको सोचते हैं कि ज्ञान और अनुभूति पर बल तो कैसे, तो इसका एकमात्र उद्देश्य पढ़ना नहीं था, बल अपितु ज्ञान और अनुभूति को आत्मसात करना था। मीन्स पढ़ाई उद्देश्य नहीं था, बल्कि नॉलेज को और अपनी अनुभूतियों को, एक्सपीरियंसेस को आत्मसात करना। अगर हम अपने नॉलेज और अनुभूतियों को आत्मसात कर लेंगे तो जाहिर सी बात है बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा सत चरित्रता का विकास। सत चरित्रता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। आज भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कैरेक्टर के डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाती है। बिना सच्चरित्रता के विकास के एक कोई व्यक्ति बेहतर व्यक्ति नहीं बन सकता है।
तीसरा पॉइंट हमारा है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का विकास। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का प्राचीन काल में शिक्षा का जो मेन मोटिव था, धर्म को ही केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर एक टर्म आता है सा विद्या या सा विद्या या सा विद्या या मीन्स विद्या के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इससे पहले भी हमने डॉक्टर ये अल्टेकर का एक स्टेटमेंट जो दिया था, जब विस्तृत अर्थ में परिभाषित किया था, तो वहाँ पर कहा था कि शिक्षा का मेन मकसद मोटिव था मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पर भी ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास, तो कहा गया विद्या के बिना विमुक्ति संभव नहीं है। विद्या बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्या करते थे? व्रत, उपासना, यज्ञ आदि। इस व्रत करते थे, उपासना करते थे, यज्ञ करवाते थे। आज भी इस प्रकार की चीजें हम लोग करते हैं, व्रत करते हैं, आज भी उपासना करते हैं। एकदम यज्ञ का कॉन्सेप्ट उस तरीके से नहीं है, बट आज भी यज्ञ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण। चरित्र निर्माण के लिए मन का एक स्टेटमेंट आता है, और वो इतना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। मनु कहते हैं कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मीन्स कोई एक व्यक्ति है जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसका कैरेक्टर वो चरित्रहीन हो, उससे कहीं महान है वो ब्राह्मण जो सिर्फ गायत्री मंत्र जानता है। इससे आप समझ सकते हैं कि चरित्र निर्माण कितना इम्पोर्टेंट इस समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आज भी हम लोग बीएड के करिकुलम में जब बच्चा आता है, एडमिशन लेते हैं, तो कहते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ पर बच्चे के तीनों एस्पेक्ट के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। बिना तीनों एस्पेक्ट के डेवलपमेंट के उसके हम सर्वांगीण विकास की बात नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ मानसिक विकास नहीं है, बल्कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी है। कॉग्निटिव में जो हम सीखते हैं, देन मेमोराइज करते हैं, और फाइनली साइकोमोटर स्किल में हम क्या करते हैं, उसको अपने जीवन में या व्यवहारिक जीवन में हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी व्यक्तित्व के विकास में हम बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। उस समय भी इसकी प्राप्ति के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था: आत्मसंयम, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। इन्हीं के द्वारा बच्चे के अंदर सद्गुणों का विकास किया जाता है। इसके द्वारा सद्गुणों का विकास किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का विकास।
इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटी। इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटी। आज भी किसी भी व्यक्ति के ये अपेक्षा की जाती है कि एक नागरिक होने के नाते वो अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाए और उसके जो सामाजिक सोशल ड्यूटीज है उसको भी वो निभाए। जैसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्य का पालन करें। ये प्राचीन काल में उससे उम्मीद की जाती थी कि आप जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो आपके जो नागरिक और सामाजिक ड्यूटीज हैं उसे आप पूरी तरीके से निभाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सामाजिक कुशलता की उपलब्धि। सामाजिक कुशलता की प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी। आप सामाजिक कुशल कैसे होंगे? अगर आज हम देखें हमारे पढ़ाई का मकसद क्या है? बेहतर लाइफ स्टाइल को जीना। प्राचीन काल में भी इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता था और वहाँ पर शिक्षा रुचि और वर्ण को ध्यान में रख करके दी जाती थी। आज वर्ण का मैटर नहीं है, बट उस समय रुचि को ध्यान में रखा जाता था और वर्ण को ध्यान में रखा जाता था और उसी के अनुसार जो व्यावसायिक शिक्षा होती थी वो अनिवार्य रूप से दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण हम कैसे करेंगे? आज हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसे संरक्षित करने के लिए रिटन फॉर्मेट में या जो भी फॉर्मेट है उसे हम लोग बना करके और आने वाली पीढ़ियों को भेजते हैं। उस समय क्या होता था? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय हम जिस व्यवसाय में लगे होते थे पिता अपने पुत्र को उस व्यवसाय में दक्ष करता था, ब्राह्मण अपने पुत्र को उस क्षेत्र में अध्ययन कराता था जिसमें वो दक्ष होता था। मीन्स यही चीज़ें उस चीज़ को संरक्षित करके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कि जो जिस सेक्टर में होता था, जो काम कर रहा होता था, अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसी काम में दक्ष करके वो आगे मूव करता था। ये हमारी शिक्षाकालीन शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मीन्स वैदिककालीन शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज भी एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज में मौजूद है। अगर हम लोग हिरार्किकल सिस्टम में देखें तो सबसे ऊपर विश्वविद्यालय मौजूद है, उसके बाद उसके अधीन आने वाले महाविद्यालय मौजूद है, फिर माध्यमिक शिक्षा मौजूद है, उसके बाद प्री माध्यमिक शिक्षा मौजूद है, फिर प्राइमरी और अपर प्राइमरी और उसके नीचे प्राइमरी, फिर केजी सिस्टम। मीन्स एक हिरार्किकल सिस्टम यहाँ पर मौजूद है आज की डेट में। प्राचीन काल में देखें तो वहाँ पर भी सिस्टम मौजूद था, क्योंकि विदाउट सिस्टम पे चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। उस सिस्टम में सबसे पहले क्या था? प्राइमरी एजुकेशन। जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में आता है कि प्राचीन काल था तो इसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ण विशेष का कंट्रोल रहा होगा, और ऐसे में हमारे दिमाग में आता है कि ब्राह्मण वर्ग का कंट्रोल रहा होगा। बट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पर जो वेदों को जब अध्ययन स्टडी करते हैं
तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है कि इस पर ब्राह्मण वर्ग का कंट्रोल रहा हो। मीन्स इस पर ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय यह बात समझ में निकल करके आती है कि ब्राह्मणों ने इसकी उपेक्षा की। वेदों में यज्ञ प्रक्रिया कहीं कहीं पर ही ऐसे संकेत मिलते हैं जिनमें पाठशाला की भांति शिक्षा संस्थानों की कल्पना की जा सकती है। मीन्स ये सिर्फ संकेत प्राप्त होता है कि प्राइमरी एजुकेशन रहा होगा, ब्राह्मणों का आधिपत्य प्राइमरी एजुकेशन में नहीं था, ये उससे मुक्त था। बेस्ट एग्जाम्पल वेदों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। जो भी उल्लेख प्राप्त होते हैं कहीं कहीं तो लगता है, ऐसे संकेत मिलते हैं कि पाठशाला जैसी कुछ चीज़ें रही होंगी जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। अब इस प्राथमिक एजुकेशन में प्रवेश कैसे होता था? एडमिशन प्रवेश। पहला पॉइंट है एज, उम्र क्या थी? एज। तो 5 वर्ष की उम्र में प्राइमरी में बच्चों को एडमिशन मिलता था। ये तक कहीं कहीं पर 6 वर्ष मिलता है, बट अगर क्वेश्चन आए तो आपको 5 वर्ष से ही इस पर टिक करना होगा। और 5 वर्ष की आयु में जब बच्चे का एडमिशन होता था तो उससे पहले एक संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा बच्चे की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी और यह संस्कार सभी जातियों के लिए था। कहीं पर इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है कि व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष के लिए ये प्राथमिक एजुकेशन रहा हो। ये सभी जातियों के लिए मौजूद था। पाठ्यक्रम इसमें पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें मौजूद थी? तो जाहिर सी बात है 5 वर्ष का बच्चा पाठ्यक्रम में क्या पढ़ सकता है? आज भी हम लोग बच्चों को सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान करवाते हैं, उच्चारण कराते हैं। तो वैदिक काल में भी जब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले बालकों को उच्चारण करना सिखाया जाता था और उसके पश्चात बोलना सिखाया जाता था। उच्चारण और बोलना सिखाया जाता था। देन पढ़ने की लिखने की शिक्षा दी जाती थी। मीन्स उच्चारण करना और बोलना सिखाया जाता था। सबसे पहले उच्चारण और बोलना बालक को सबसे पहले सिखाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि यह शिक्षा किसके आधिपत्य में था और किसे शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम लोग दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि यह शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही प्रदान की जाती है। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ये शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा किसी को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। एज ग्रुप यहाँ पर क्या था कि किस एज में इनका एडमिशन होता था? तो ब्राह्मण के लिए जो एज डिसाइड था वो था 8 वर्ष, क्षत्रिय के था 11 वर्ष और वैश्य के लिए था 12 वर्ष। इसके साथ साथ एक टर्म और आता है कि साहित्य और धर्मशास्त्र के अध्ययन की जो अवधि थी
साहित्य और धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 साल होती। नेक्स्ट है कि एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष, मीन्स एक वेद 12 वर्ष में अध्ययन किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। आज भी हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। प्राचीन काल में भी पाठ्यक्रम किस चीज की पढ़ाई की जा रही है, उसमें कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसे हम लोग ध्यान में रखते थे। तो हायर एजुकेशन में पाठ्यक्रम क्या क्या था उसे दिमाग में रखना पड़ेगा। पाठ्यक्रम से पहले अगर हम लोग देखें तो वैदिक युग में एक टर्म इस्तेमाल होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम धर्म अर्थ काम मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना गया है और इसकी प्राप्ति या मोक्ष की जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मीन्स धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसी के द्वारा व्यक्ति के मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वैदिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परा और दूसरा है परा के अंतर्गत क्या होती है? आध्यात्मिक शिक्षा। और अपरा के अंतर्गत लौकिक शिक्षा। परा के अंतर्गत क्या? धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। अपरा के अंतर्गत लौकिक शिक्षा। अब परा में जो हम लोग देखें तो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा में क्या क्या चीजें आती हैं? वेद, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, पुराण, इत्यादि। और अपरा के अंतर्गत क्या चीजें थी जो हमारी लौकिक जीवन में जरूरी है, जैसे हिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, ये सारी चीजें अपरा शिक्षा के अंतर्गत हमारी आती थी। शिक्षण विधि, मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज भी मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात किया जाता है, प्राचीन काल में भी किया जाता था। शिक्षण विधि क्या हो सकती है? क्योंकि प्राचीन काल में हम लोग देखें तो प्रायः मौखिक शिक्षण विधि ही थी, ओरल, कोई रिटर्न चीजें मौजूद नहीं थी। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, इत्यादि। ये हमारी मेथड्स ऑफ टीचिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन, परीक्षा।
परीक्षा। अगर शिक्षण विधि ओरल है तो मौखिक एग्जामिनेशन भी ओरल ही होगा, मौखिक ही होगा। बट कैसे? वहाँ पर विद्वत परिषद बैठती थी, एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें विद्वान होते थे। विद्वानों के द्वारा जिन्हें भी उपाधि दी जानी होती थी उनसे प्रश्न किए जाते थे, उत्तर मिलता था। अब तो जब जो विद्यार्थी या स्टूडेंट विद्वत जनों के प्रश्नों का उत्तर देता था और उन्हें संतुष्ट कर देता था तो उसे उपाधियां प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें पहला पॉइंट है हमारा टोल। टोल के अंतर्गत संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चरण। अगला इंस्टीट्यूशन है चरण। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती है। वेद के एक अंग की शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है घटिका। धर्म दर्शन की शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिषद। विभिन्न विषयों की शिक्षा इसमें दी जाती है। अगला पॉइंट है या अगला इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल। गुरुकुल में वेद साहित्य धर्मशास्त्र, वेद साहित्य धर्मशास्त्र। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। दो टाइप के विद्यालय थे। एक होते थे वैदिक विद्यालय और दूसरा हमारा होता था शूद्र विद्यालय। शूद्र विद्यालय, वैदिक विद्यालय में वेदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और शूद्र विद्यालय जो होते थे वहाँ यज्ञ हवन इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। यज्ञ हवन। अगला हमारा महाविद्यालय होता था मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय, यहाँ पर धर्म दर्शन वेद व्याकरण, धर्म दर्शन वेद व्याकरण इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है ब्राह्मणीय विद्यालय। इसके अंतर्गत
इसे चतुष्पदीय भी कहा जाता था। चतुष्पदीय इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस महाविद्यालय को चतुष्पदीय महाविद्यालय कहा जाता है। आंसर होगा ब्राह्मणीय महाविद्यालय। चतुष्पदीय का अर्थ क्या है कि जहां पर चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। वो चार शास्त्र कौन से थे? पहला हमारा दर्शन, दूसरा है पुराण, तीसरा है कानून और चौथा है व्याकरण। दर्शन, पुराण, कानून, व्याकरण। लास्ट विद्यालय हमारा है विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग कहते हैं। यूनिवर्सिटी में आज भी ईच एंड एवरी एरिया की शिक्षा दी जाती थी। उस समय भी धर्म के साथ साथ विश्वविद्यालयों में वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा, साइंस, भूगोल, हर क्षेत्र की शिक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। और प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को अगर हम अगर नाम लें तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी स्फीयर या क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मीन शिक्षा के अन्य क्षेत्र या अदर स्फीयर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले अदर स्फीयर की जब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा। फीमेल एजुकेशन। प्राचीन काल में जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। जिस प्रकार से पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उसी प्रकार से महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के या स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं जो विदुषी थी, पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं थी। उदाहरण कुछ लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वरा, शकुंतला, अनुसुईया इत्यादि। ये कुछ महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं थी जिनका उल्लेख प्राप्त होता है। ये इस बात का इंडिकेट था कि महिलाओं को कहीं पर कोई रोक टोक नहीं थी शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वैदिक पीरियड आगे बढ़ा, उसका
क्षेत्र या वो डेवलपमेंट करने लगे, जब वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया तो यहाँ पर बहुत सारी विकृतियाँ आ गई। वर्ण व्यवस्था बन गई, कास्टिज्म सिस्टम जन्म ले लिया, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। मीन्स उत्तर वैदिक काल आते आते जहाँ पर पहले महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था, जब उत्तर वैदिक काल आया तो यहाँ पर महिलाओं को इससे वंचित कर दिया गया। फिर सारी सुविधाएं महिलाओं की समाप्त कर दी गई। यहाँ तक उल्लेख प्राप्त होता है इतिहास में कि महिलाओं को सुरा और सुंदरी की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कितनी निम्न हो चुकी थी। अगला पॉइंट है हमारा व्यवसायिक शिक्षा। इसका सेकंड पॉइंट है व्यवसायिक शिक्षा। प्रोफेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा को 3 पार्टों में विभाजित किया गया उस समय के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है मिलिट्री एजुकेशन, सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा किसके द्वारा दी जाती थी? आचार्यों के द्वारा। बेस्ट एग्जाम्पल गुरु द्रोणाचार्य। क्या सी बात है, सैनिक शिक्षा पर हम लोग प्राचीन काल में देखें तो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, राजकुलों परिवारों के सदस्य शिक्षा गुरुओं के पास प्राप्त करते थे और यह शिक्षा उपनयन संस्कार के पश्चात ही प्रारंभ होती थी। उपनयन संस्कार। सेकंड हमारा है चिकित्सा शिक्षा या चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। मेडिसिन। प्राचीन काल में भी क्योंकि व्यक्ति मौजूद है, लोग मौजूद है, तो हेल्थ खराब होगी, बीमार होंगे तो बीमारी की दवा भी होगी। तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर किसी आचार्यों के द्वारा नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के द्वारा। मीन्स व्यक्ति विशेष का इसके ऊपर होता है। कोई भी व्यक्ति चिकित्सा के सेक्टर में आगे बढ़ सकता था और यहाँ पर एक नाम आता है अश्विनी कुमार। जो चिकित्सा के महापुरुष हैं। प्राचीन काल में आज भी जब मेडिसिन सेक्टर में कोई व्यक्ति बच्चा शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो उसका ड्यूरेशन मौजूद होता है कि कितने दिनों तक के वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो प्राचीन काल में जो चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा थी उसकी ड्यूरेशन थी 8 साल। और लास्ट है हमारी वाणिज्य शिक्षा। जहाँ पर व्यवसाय से संबंधित क्रय विक्रय ये सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। कमर्शियल एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। ये थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैदिक शिक्षा की कि शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन। पहला पॉइंट है विद्यारंभ संस्कार।
प्राथमिक एजुकेशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी इस टर्म का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी सब विशेषताओं में पहला पॉइंट है विद्यारंभ संस्कार। प्राथमिक शिक्षा का यहाँ से आरंभ होता है। इसकी एज क्या थी? 5 वर्ष। 5 साल में बच्चे का एडमिशन करवाया जाता था। कुछ विद्वान विद्यारंभ संस्कार के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अक्षर स्वीकरण शब्द। अक्षर स्वीकरण शब्द। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस संस्कार को अक्षर स्वीकरण शब्द के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर इसे हम लोग बाइफरकेट कर दें तो इससे क्या निकल करके आता है कि अक्षर ज्ञान, अक्षर को स्वीकार करना। तो बालक को सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार में अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। बालक करता क्या था कि सबसे पहले सरस्वती विनायक और अपने कुल देवताओं की पूजा करता था। इसके पश्चात गुरु उसे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था। मीन्स सरस्वती विनायक और अपने कुल के देवताओं की पूजा करने के पश्चात गुरु के द्वारा उसे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाया जाता था। अगला है हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है लीडिंग नियर, मीन्स पास ले जाना। शाब्दिक पास ले जाना, लीडिंग। किसके पास? गुरु के पास। और गुरु क्या करता था कि उपनयन संस्कार कैसे कराता था? गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र, इसी के द्वारा गुरु उपनयन संस्कार आरंभ करता था। सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र, जिसे हम लोग गायत्री मंत्र के रूप में भी जानते हैं। गुरु के द्वारा सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र के द्वारा बच्चे को उपदेश दे करके उपनयन संस्कार संपन्न किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा समावर्तन संस्कार। थर्ड है समावर्तन संस्कार। इंग्लिश में भी इसको समावर्तन संस्कार ही कहते हैं। समावर्तन मीन्स अगर इसको हम लोग बाइफरकेट करके तो समाप्त होगा और वर्तन में वापस होकर के लौटना, रिटर्निंग हो। छात्र जब अपनी शिक्षा कंप्लीट करके पूर्ण करके घर लौटता था उस समय समावर्तन संस्कार संपन्न होता था। इस समय की अगर उम्र देखी जाए क्या एज रही होगी? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था में समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था और इसके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक शिक्षा के आरंभ करने की आयु।
वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु। मनु ने इसके बारे में बताया। भाई मनु बहुत बड़े वेदों के जानकार, इन्होंने बताया उपनयन संस्कार जो भी होगा वो किस एज ग्रुप में किसके लिए होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण 8 साल, क्षत्रिय 13 साल और वैश्य 12 साल। मैक्सिमम एज उपनयन संस्कार की क्या होगी? ब्राह्मण के लिए कहा गया 16 साल, क्षत्रिय के लिए कहा गया 22 साल और वैश्य के लिए कहा गया 24 साल। मैक्सिमम इस एज तक के उम्र तक के उपनयन संस्कार संपन्न हो सकते हैं। अगला है अध्ययन की अवधि, स्टडी पीरियड। प्राचीन काल में साधारणतः 12 वर्ष के शिक्षा की व्यवस्था थी। साधारणतः 12 वर्ष तक की शिक्षा प्राचीन काल में साधारणतः दी जाती थी। प्रत्येक वेद के लिए ये एक वेद यहाँ पर आप पढ़ सकते थे। जाहिर सी बात है 4 वेद होते थे तो उनके लिए कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले 12 वर्ष, 12 वर्ष की जो शिक्षा प्राप्त करता था उसे कहा जाता था, जो डिग्री दी जाती थी उसे स्नातक की डिग्री दी जाती थी। स्नातक उसे कहा जाता था। जो 24 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करता था उसे पशु कहा जाता था। पशु की डिग्री। जो 36 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करता था उसे कहा जाता था रुद्र। और जो 48 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करता था 48 ईयर, उसे आदित्य कहा जाता था। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति अगर साहित्य और धर्म की अध्ययन करता था तो उसकी जो अवधि होती थी वो 10 साल होती थी। अगला पॉइंट है फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। इस प्रमुख विशेषताओं का अगला पॉइंट है फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। आज हम लोग इतना विकसित कर चुके हैं, आज भी फ्री एंड कंपलसरी की शिक्षा की हम बात करते हैं। देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान बना, संविधान में एजुकेशन को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्थान दिया गया। वहाँ पर यह कहा गया था कि राष्ट्र का कर्तव्य होगा कि देश के प्रत्येक बालक या प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करे। ये राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य कैसे अपने कर्तव्यों को निभाएगा? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अपनी सीमा होती है, वहाँ पर आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। 19 संविधान में प्रोविजन किया गया और इसे आते आते 50 साल लग गए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के। वर्तमान समय में आर्टिकल 21A के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार प्रदान किया गया, अब प्रदान किया गया।
जाहिर सी बात है प्राचीन काल में ये व्यवस्था मौजूद थी कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री एंड यूनिवर्सल शिक्षा दी जाएगी, सबको सब शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क और सार्वभौम शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा विधि क्या थी उस समय की? शिक्षा विधि प्रवचन दिया जाता था, व्याख्यान दिए जाते थे इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा नायकीय पद्धति, मॉनिटोरियल सिस्टम। कक्षा नायकीय पद्धति, मॉनिटोरियल सिस्टम। कैसे शिक्षा दी जाती थी? यहाँ पर जो उच्च ऊपर के क्लास के विद्वान बालक होते थे, जिन्हें गुरु समझता था कि वो निम्न नीचे की कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं, नीचे की कक्षाओं के बच्चों को, वो उन्हें ये दायित्व या ये जिम्मेदारी देते थे कि उच्च कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को, जिनको नायक कहा जाता था, निम्न कक्षा के छात्रों को शिक्षा देते थे या पढ़ाते थे। इसके कई फायदे थे। कभी मान लीजिए गुरु किसी कारण से एब्सेंट हो गया, नहीं है वहाँ मौजूद है गुरुकुल में, तो शिक्षा नायकों के द्वारा प्रदान की जा सकती थी, शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं हो सकती थी। दूसरी इम्पोर्टेंट इसकी क्या विशेषता थी कि भविष्य के लिए ये तैयार भी होते थे। जिस रोल के लिए वो आज मौजूद है, भविष्य में उन्हें ये रोल निभाना, उसके लिए भी वो तैयार होते थे। अगला पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध, प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप। प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप, यहाँ पर प्यूपिल के और टीचर के, छात्र और गुरु, शिष्य और गुरु दोनों के रिलेशनशिप। तो पहला ये होगा कि मधुर रहे होंगे, रिलेशनशिप हमेशा मधुर होते हैं गुरु शिष्य की, लेकिन दोनों की अपनी ड्यूटीज है, कर्तव्य है। गुरु का छात्र के प्रति कर्तव्य और छात्र का गुरु के प्रति। पहला है टीचर, ड्यूटीज ऑफ टीचर। टीचर की ड्यूटी क्या होगी अपने छात्र के लिए, गुरु के कर्तव्य। पहला पॉइंट है कि शिष्य के स्वास्थ्य की देखभाल करना। गुरु अपने शिष्य के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, क्योंकि शिष्य अपने घर को त्याग करके गुरु के पास रह रहा है, वहीं पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसकी देखभाल गुरु की जिम्मेदारी। दूसरी, जिस योग्य विद्यार्थी है उसे उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। तीसरा पॉइंट, गुरु एक बेहतर मार्गदर्शक होता है, अपने शिष्य को जो भी उसके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी हो, उसके लिए वो मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सदाचार और चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान करना, ये भी गुरु का कर्तव्य है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर्वांगीण विकास, शिष्य का सर्वांगीण विकास भी गुरु की जिम्मेदारी है। मीन्स उसके तीनों एस्पेक्ट ऑल ओवर डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों चीज़ों का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षा ग्रहण करने गया है तो उसके सिर्फ मानसिक पक्ष का ही विकास हो, सारे पक्षों का डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी होता है। देन शिष्य के कर्तव्य क्या होते हैं, स्टूडेंट के ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट। छात्र का भी अपने गुरु के प्रति कर्तव्य होता है। इसका सबसे पहला पॉइंट कि छात्र जहाँ पर रह रहा है वो गुरुकुल होता है, तो गुरुकुल के साफ सफाई की जिम्मेदारी छात्र की होगी। दूसरा पॉइंट, भोजन की व्यवस्था की भी जिम्मेदारी शिष्य को निभाना पड़ेगा। प्राचीन काल में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर भिक्षाटन की व्यवस्था थी,
छात्र पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के पश्चात वो जाते थे, जो खाली समय होता था वो भिक्षा करके थे। जो भी कुछ प्राप्त होता था तो नगर से ग्राम से वो लाते थे गुरुकुल में और उससे खाने पीने की व्यवस्था करते थे। ये भी जिम्मेदारी छात्र की होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, जब गुरु रात में अपने शयन कक्ष में जाए तो उसके पैरों को दबाना, उसकी सेवा करना, ये भी गुरु का एक कर्तव्य था प्राचीन काल में। नेक्स्ट पॉइंट कि शिक्षा जब समाप्त हो जाती थी तो समाप्ति के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा भी प्रदान करना छात्र का कर्तव्य था। यह गुरु दक्षिणा उसके सामर्थ्य के अनुसार हो सकता था, कुछ भी हो, जो जिस योग है उसके अनुसार वो गुरु दक्षिणा प्रदान करें। और लास्ट पॉइंट है, गुरु के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उन आदेशों का वो पालन करें। ये शिष्य का अपने गुरु के प्रति कर्तव्य था। ये हमारा पहला लेक्चर समकालीन भारतीय शिक्षा पर था, जो वैदिक कालीन एजुकेशन पर था। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा MCQ पैटर्न पर, तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर में वो क्वेश्चन मौजूद होगा। मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट बौद्ध एजुकेशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अगला वीडियो मंडे को इंशाल्लाह रिलीज होगा। आप लोग इसे देखिए, अपना नोट्स बनाइए और MCQ पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करिए। उम्मीद है कि जुलाई के 11 दिन में परीक्षा संपन्न होगी। उससे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा का पूरा मटेरियल जो आपसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग है वो आपको प्रोवाइड किया जाए।